सोचिए, भारत में हैम रेडियो का ये सफर पूरे 100 साल पुराना है। ये सिर्फ किसी टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये उन गुमनाम हीरोज की कहानी है जिन्होंने सिर्फ हवा की लहरों के सहारे कभी जंग के मैदान में तो कभी भयानक आपदाओं में लाखों लोगों तक मदद पहुंचाई। तो चलिए उस दौर में चलते हैं जब आज की ये हाई स्पीड कनेक्टिविटी एक सपने जैसी थी। जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां ना तो इंटरनेट था और ना ही मोबाइल नेटवर्क जैसा कुछ। उस जमाने में आवाज हवा के जरिए सफर करती थी और यहीं से शुरू हुआ था हैम रेडियो का जादू। देखिए, ये सिर्फ एक शौक नहीं था, ये एक जरूरत थी, एक जुनून था और कई लोगों के लिए तो ये किसी जीवन रेखा से कम नहीं था। तो हमारा ये सफर शुरू होता है 1920 के दशक से। उस समय भारत में ब्रिटिश राज था और रेडियो टेक्नोलॉजी एक बिल्कुल नई और कह सकते हैं एक रोमांचक चीज थी। तब तक ज्यादातर संदेश तारों के जरिए मतलब टेलीग्राफ से भेजे जाते थे, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार यहीं से वायरलेस सिग्नल की शुरुआत होने वाली थी। तो ये नया मीडियम बहुत तेजी से पॉपुलर होने लगा। 1921 से 23 के बीच में ही कुछ ब्रिटिश अधिकारियों और टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखने वाले लोगों ने बॉम्बे और कलकत्ता में पहले एक्सपेरिमेंटल वायरलेस स्टेशंस शुरू कर दिए और फिर 1923 में भारत का पहला रेडियो ग्रुप रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे बना। एक मजेदार बात यह है कि तब इसे हॉबी नहीं बल्कि वायरलेस एक्सपेरिमेंटेशन कहा जाता था। 1930 का दशक एक बहुत बड़ा मोड़ लेके आया। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU ने हर देश को एक यूनिक प्रीफिक्स दिया, एक पहचान दी। भारत को मिला VU और ये रेडियो की दुनिया में हमारी ग्लोबल पहचान बन गया। जैसे VU2 का मतलब है मेनलैंड इंडिया, VU4 अंडमान और निकोबार के लिए है और VU7 लक्षद्वीप के लिए। तो मतलब जब भी कोई ऑपरेटर कहता है VU2XYZ कॉलिंग तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि ये आवाज हिंदुस्तान से आ रही है। और फिर आया दूसरा विश्व युद्ध। ये इंडियन हैम ऑपरेटर्स के लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा था। हुआ ये कि सिक्योरिटी वजहों से ब्रिटिश सरकार ने कई शौकिया स्टेशन बंद करा दिए क्योंकि डर था कि दुश्मन सेना रेडियो सिग्नल को पकड़ सकती है। लेकिन इसी संकट ने एक नई जरूरत पैदा की। ट्रेन्ड रेडियो ऑपरेटर्स की अहमियत समझी गई और उन्हें सेना में कम्युनिकेशन की जरूरी भूमिकाओं के लिए भर्ती किया गया। इसी दौर ने इंडियन ऑपरेटर्स को मॉर्स कोड और फील्ड रेडियो सेटअप में माहिर बना दिया। और फिर देश आजाद हुआ। आजादी के साथ ही हैम रेडियो ने भी एक नए दौर में कदम रखा। ये वो समय था जब इस शौक ने अपनी असली ताकत दिखाई। इसने ये साबित कर दिया कि ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि जब भी देश पर कोई संकट आता है तो ये उसकी धड़कन बन जाता है, उसकी जीवन रेखा। तो यहीं पर ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हैम रेडियो आखिर है क्या? सिर्फ एक शौक या फिर एक राष्ट्रीय संपत्ति? अगले कुछ हिस्सों में हमें इसी सवाल का जवाब मिलेगा। हम देखेंगे कि कैसे इस कम्युनिटी की पहचान एक साधारण हॉबी से बदलकर एक बेहद जरूरी सेवा की बन गई। जब सब कुछ फेल हो जाता है, जब मोबाइल नेटवर्क काम करना बंद कर देते हैं और बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब हैम रेडियो ऑपरेटर्स आगे आते हैं। चाहे वो 1977 का आंध्रा साइक्लोन हो या 1993 का लातूर भूकंप या फिर अनगिनत बाढ़ और आपदाएं, इन्हीं ऑपरेटर ने राहत के कामों में तालमेल बिठाया। एक जिले से लेकर पूरे राज्य तक जरूरी संदेश पहुंचाए। इन्होंने साबित कर दिया कि ये शौकीन नहीं बल्कि देश के असली हीरो हैं। ठीक है, अब जरा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। सवाल यह है कि 100 साल पुरानी ये कला आज की मॉडर्न दुनिया के साथ कदम से कदम कैसे मिला रही है। एनालॉग से डिजिटल तक का ये सफर वाकई में हैरान करने वाला है। आइए देखते हैं कि ये बदलाव कितना बड़ा था। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई है। जहां पहले मोर्स कोड और टेलीग्राफ का इस्तेमाल होता था, वहीं आज FT8 जैसे डिजिटल मोड और सैटेलाइट लिंक का जमाना है। हाथ से चलने वाले एनालॉग ट्रांसीवर की जगह अब सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो ने ले ली है और जो कागज की लॉगबुक होती थी वो अब ऑनलाइन हो गई हैं। ये हैम रेडियो के विकास की एक जबरदस्त तस्वीर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भारत में हजारों VO2 और VO3 लाइसेंस वाले ऑपरेटर्स एक्टिव हैं और एक बहुत अच्छी बात यह है कि युवाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। आसान परीक्षा प्रोसेस और सोशल मीडिया से मिली जानकारी ने इस कम्युनिटी में एक नई जान फूंक दी है। लेकिन 5G और हर पल कनेक्टिविटी की इस दुनिया में एक बड़ा सवाल उठता है कि हैम रेडियो आज भी इतना जरूरी क्यों है, इसका सिग्नल आज भी इतना मजबूत क्यों है। चलिए इसके पीछे की असली वजहों को समझते हैं। हैम रेडियो की ताकत असल में 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट नहीं है,
मतलब इसे काम करने के लिए ना तो मोबाइल टावर चाहिए ना ही इंटरनेट। दूसरा, ये कम्युनिटी से चलता है, ऐसे लोग जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और तीसरा, जब पावर ग्रिड फेल हो जाते हैं, जब सारे सिस्टम ठप पड़ जाते हैं, तब यही एक जीवन रेखा बनकर काम करता है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि हैम रेडियो एक शौक से कहीं ज़्यादा है। ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से बेहतर होती है, ये एक सेवा है जो समाज के काम आती है, और ये एक जिम्मेदारी है जिसे हर ऑपरेटर बड़े गर्व से निभाता है। और अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, जो सोचने पर मजबूर करता है। जब सारे नेटवर्क बंद हो जाएंगे, जब कोई और जरिया नहीं बचेगा, तब मदद की पुकार का जवाब कौन देगा?